बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक फर्दर जो हमारा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हम कैश बुक के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है ये कैश बुक के हवाले से ही हमारा एक रिलेवेंट टॉपिक है। ठीक है, कैश बुक के अंदर जो है जब कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है रिलेटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है, कैश बुक के अंदर जो है हम बैंक से मुतल्लिका जो ट्रांजैक्शन करते हैं, अब वो जो ट्रांजैक्शन जो हैं अगर हमारी बैंक के साथ मैच ना करें, यानी कि बैंक में जो हमारा अकाउंट खुला हुआ है वहाँ पर जो है कोई और बैलेंस हो और हमारे पास कोई और बैलेंस हो, तो ये एक डिसएग्रीमेंट होता है। ठीक है, यानी कि बैलेंसेस हमारे आपस में मैच नहीं कर रहे होते। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ठीक है, वो एरर्स भी हो सकते हैं, वो ओमिशंस भी हो सकती हैं, वो मिस कम्युनिकेशन भी हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है। ठीक है, कि हमने कोई ट्रांजैक्शन की तो बैंक को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, या बैंक ने कोई ट्रांजैक्शन की तो उसने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उनके पास ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही होती हैं वो बाज़ दफ़ा हमारे पास नहीं होती, और जो बाज़ दफ़ा हमने जो ट्रांजैक्शन की होती हैं वो उनके पास नहीं होती। तो इस वजह से हमारी कैश बुक जो होती है वो बैंक के पास जो हमारी एक बुक मेंटेन हो रही होती है, जिसको पास बुक का नाम दिया जाता है, उसके साथ वो मैच नहीं कर रही होती। ठीक है, तो इस सारी चीज़ को, इस तरह के जितने भी जो एक एरर्स, ओमिशंस, डिस्क्रिपेंसीज या जो भी इस तरह के जो शॉर्टफॉल्स होते हैं, इनको किस तरीके से ख़त्म किया जाता है और डिसएग्रीमेंट को एग्रीमेंट में कैसे तब्दील किया जाता है, इन सारी चीज़ों को रिज़ॉल्व करने के लिए, इन तमाम इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है। तो ये स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर कारोबार, हर बिजनेस के अंदर ये चीज़ बनाई जाती है, ये रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है। लेकिन बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो इनफॉर्मल वे में बनाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो एक बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइज वे के अंदर बनाते हैं। डिपेंड करता है कारोबार के साइज़ के ऊपर, उसकी नेचर के ऊपर। ठीक है, छोटा कारोबार जो होता है वो ज़ुबानी कलाम में भी चीज़ों का हैंडल कर रहे होते हैं, वो रजिस्टर्स के ऊपर भी कर रहे होते हैं, वो मैनुअल भी मुख्तलिफ शक्लों में कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो बड़े कारोबार होते हैं उनके वहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म की जो बुक्स जो है वो मेंटेन हो रही होती हैं, वो मैनुअल भी हो सकती हैं, वो कंप्यूटराइज भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर आपने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रखनी है। ठीक है, और टॉपिक को समझने की कोशिश करनी है। बहुत आसान है, हम इसको कोशिश करेंगे आसान से आसान वे के अंदर समझने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंदर, जो इस लेक्चर के अंदर जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो क्या चीज़ होगी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या चीज़ है। ठीक है, दूसरे नंबर पर इसमें हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक में कैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं और पासबुक पे कैसे होती हैं। ठीक है, फिर हम इसके अंदर ये चीज़ देखेंगे कि कैश बुक से एक जो रिवाइज्ड कैश बुक है वो कैसे बनाते हैं हम। ये रिवाइज्ड कैश बुक क्या चीज़ है, बेसिकली जो पहले जो हम कैश बुक बनाते हैं वो जब हमारी बैंक के साथ मैच नहीं करती, ठीक है, अनमैच्ड जो हमारी कैश बुक होती है, उसको जब हम मैच करके जो चीज़ बनाते हैं बैंक के साथ, जब हम टैली करते हैं और उसके बाद जो हम उस चीज़ को अपडेट करते हैं, उसको हम रिवाइज्ड कैश बुक का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से बनाई जाती है इस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है, कैश बुक में और पासबुक में जो एक डिसएग्रीमेंट होता है, इसकी वजूहात क्या है, क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हमारे जो उनके साथ जो है वो एक बैंक के साथ तजाद पाया जाता है। ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, फिर हम इसके बाद देखेंगे प्रोसीजर और फार्मूला जो है वो कि किस तरीके से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। ठीक है, और इसके अंदर कौन सा वेज जो है वो
अडॉप्ट किए जाते हैं एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने के हवाले से। इस सारे टॉपिक को हम मुख्तलिफ किस्म की जो एक इलस्ट्रेशंस हैं उनकी मदद से समझेंगे, ताकि हमारा टॉपिक जो है वो आसान से आसान तरीके से हम जो है वो समझ सकें। ठीक है, तो आपने मेरे साथ में रहना है और कोशिश करनी है कि जितनी ज़्यादा आप कंसंट्रेशन रखें और डिटेल के साथ इसको डीपली आप स्टडी करेंगे, डीपली आप समझने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा आसान और मज़ेदार लगेगा। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे जाते हैं कि जी सबसे पहला इसमें हमारा जो इसमें जो एक कंटेंट है वो क्या है, व्हाट इज़ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? A bank reconciliation statement is a summary of banking and business activity। ये एक समरी होती है, ठीक है, बैंकिंग के हवाले से और बिजनेस की जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके हवाले से एक समरी होती है जो कि एक कंपनी या एक इंडिविजुअल जो है वो तैयार करता है। ठीक है, टू रिकंसाइल द बैलेंसेस विद देयर ओन कैश रिकॉर्ड्स विद देयर बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक के साथ में जो उसके पास एक अकाउंट जो मेंटेन हो रहा होता है, इंडिविजुअल अपने साथ उसको मेंटेन करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए, मैच करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाता है, एक समरी बनाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर अ कंपनी और इंडिविजुअल्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट समराइजेज बैंक एंड बिजनेस एक्टिविटीज। इसके अंदर हम बैंक के हवाले से और बिजनेस की एक्टिविटीज़ को समराइज करते हैं। This statement shows reasons for any discrepancies between the two। इसके अंदर जो भी हमारे दरमियान में जो हमारे दरमियान में और बैंक के दरमियान में जो डिस्क्रिपेंसीज जो पाई जा रही होती हैं, शॉर्टफॉल्स जो पाया जा रहा होता है, ठीक है, हमारे जो अकाउंट्स जो होते हैं वो मैच नहीं कर रहे होते, उसकी जो रीजंस होती हैं वो इससे हम उस चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस एंड द बुक बैलेंस। ठीक है, कि इससे हमें जो है टू प्रोसेस नेसेसरी एडजस्टमेंट और करेक्शन। ठीक है, कि जो हमारा आपस में जो बुक बैलेंस या बैंक बैलेंस जो होता है वो जब मैच नहीं कर रहा होता तो उसकी करेक्शन करने के लिए हम इस स्टेटमेंट को बनाते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कंफर्म्स दैट पेमेंट्स have been processed and cash collection has been deposited into a bank। कि रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कंफर्म करती है कि जो हमने पेमेंट की थी वो प्रोसेस हो गई हैं और जो अगर हमने कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया है वो डिपॉजिट होकर हमारे अकाउंट को अपडेट कर दिया गया है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैन हेल्प अनकवर और प्रिवेंट फ्रॉड एट अ कंपनी। इससे हम जो है वो फ्रॉड से बचते हैं। ठीक है, कंपनी जो होती है वो प्रिवेंट जो है वो करती है फ्रॉड से। ठीक है, और अनकवर करती है, हाईलाइट करती है, आइडेंटिफाई करती है। ऑल फीस चार्जेस ऑन एन अकाउंट बाय अ बैंक मस्ट बी अकाउंटेड फॉर ऑन अ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अगर कोई बैंक चार्जेस या कोई किसी किस्म के जो डिविडेंड बेनिफिट्स बैंक ने अगर आपको दिए होते हैं तो इस रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की मदद से वो हम अपने अकाउंट्स के अंदर अपडेट करते हैं। ठीक है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स द बैलेंसेस ऑन अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट शुड इक्वल द एंडिंग बैलेंस ऑफ द बैंक। ठीक है, कि तमाम एडजस्टमेंट के बाद जो होता है बैंक का बैलेंस और हमारा बैलेंस जो होता है वो इक्वल होता है। एंडिंग बैलेंसेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं हमारे पीरियड के एंड के ऊपर। ठीक है, अब हम अपनी इस इलस्ट्रेशन की मदद से हम ज़रा थोड़ा सा अपने टॉपिक को पहले समझेंगे कि ये बैंक में जो कैश बुक जो हमारे पास जो बनाई जाती है और बैंक में जो पासबुक बनती है, दोनों में किस तरीके से ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये एक इलस्ट्रेशन है जिसके अंदर सबसे पहली जो इलस्ट्रेशन है, पहला जो उसमें ट्रांजैक्शन है वो क्या है कि एस रिजवान ओपन करंट अकाउंट विद अलाइड बैंक। ठीक है, 40,000 रुपये उन्होंने बैंक के साथ में अकाउंट खोला है। इसको कैसे देखा जाएगा, ये देखें, यहाँ पर हम अपने पास कैश में कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे, डेबिट साइड पर कैश को डेबिट कर दिया। ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो है इधर बैंक जो है, ये देखें, ये पासबुक है यहाँ पर बेसिकली,
और ये जो है ये ऊपर जो है हम कैश बुक बना रहे हैं। दोनों को मैंने इसलिए पैरेलल लिया ताकि आपको ट्रांजैक्शन जो है वो क्लियर हो जाए कि हम किस तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं और बैंक उस चीज़ को कैसे करता है। एक चीज़ स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा कि जो चीज़ हम करेंगे बैंक उसको अपोजिट साइड पर लिखेगा। मतलब अगर हम डेबिट करेंगे तो बैंक उसको क्रेडिट करता है, और अगर हम क्रेडिट करेंगे तो बैंक उसको डेबिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये देखें हमने 40,000 जो है जब हमने बैंक में जमा करवाया तो 40,000 हमने डेबिट किया, बैंक ने उसको क्रेडिट किया। ठीक है, फिर उसी तरीके से पेड नैयर बाय चेक, नैयर को हमने पेमेंट की है चेक के ज़रिए से, तो ट्रांजैक्शन हमारी क्या होगी, नैयर टू बैंक अकाउंट जो है। तो इसको जब हम पोस्ट करेंगे तो अपने पास कैसे इसको करेंगे पोस्ट, ये देखिए यहाँ पर नैयर जो है इसमें जो क्या नाम है उसका डेबिट हो रहा था, सही है। तो यहाँ पर जो है नैयर को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है, और रेफरेंस में हमने बैंक चूंकि क्रेडिट हो रहा है तो बैंक में क्रेडिट साइड पर हमने चूंकि पेमेंट की है तो पेमेंट साइड पर इसको लिख देंगे। ठीक है, अब बैंक इसको किस तरीके से लिखेगा, ये देखें, ये यहाँ पर उसने 4,000 रुपये को डेबिट कर दिया हमारे अकाउंट से। ठीक है, हमने क्रेडिट किया, बैंक ने डेबिट किया। अब इसी को अगली ट्रांजैक्शन क्या है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम शाहिद एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। शाहिद से हमने ये चेक वसूल किया और बैंक में डिपॉजिट करवाया। तो अब हम कैसे, ये देखें 8,000 रुपये का चेक हमने डेबिट किया, बैंक ने उसको क्रेडिट किया। ठीक है, इसी तरीके से अगली ट्रांजैक्शन विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए आपने बैंक से पैसे निकलवाए हैं। ठीक है, तो कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है। अब हम इसको ज़रा देखते हैं, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये देखें यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर 3,000 से जो है वो हम उसको क्रेडिट साइड पर लिख रहे हैं। ठीक है, और यही 3,000 जो है वो इधर बैंक भी इसको कर रहा है डेबिट साइड पर, जो है हमने इसको क्रेडिट किया, बैंक ने इसको क्रेडिट किया, डेबिट किया। ठीक है, तो इसी तरीके से जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी, अगर हम कैश बुक में और पासबुक में देखें तो अगर बैंक कैश बुक में हम उस चीज़ को डेबिट करेंगे तो बैंक उसको क्रेडिट करता है, और अगर हम उसको क्रेडिट करेंगे तो बैंक उसको डेबिट करेगा। ठीक है, अब हम अगली इलस्ट्रेशन पे जाते हैं। ये दूसरी एक इलस्ट्रेशन है। ठीक है, पहली वाली इलस्ट्रेशन में तमाम जो ट्रांजैक्शन थी जो हमने पास की वही सारी जो है वो पासबुक के अंदर भी आ रही हैं, यानी कि हमारी कैश बुक का बैलेंस जो है 34,000 जो है 300, और बैंक का जो बैलेंस है 34,300, दोनों टैली कर रहे हैं। ठीक है, दोनों टैली कर रहे हैं, और यहाँ पर ये देखें दोनों टैली कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है सिर्फ हमने ये थोड़ा सा देखा कि पासबुक में ट्रांजैक्शन कैसे होती हैं और कैश बुक में होती हैं। अब हम आगे अपने टॉपिक को थोड़ा सा मज़ीद एक्सपेंड करते हैं कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि कैश बुक में तो हुई हैं लेकिन वो पासबुक में नहीं है, या जो पासबुक में हुई हैं वो कैश बुक में नहीं है, तो उन चीज़ों को हम किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि बैलेंस हमारे पास भी 1,12,500 है, बैंक में भी 1,12,500 आ रहा है, यहाँ तक तो हमारा दोनों का मामला ठीक ठाक है। ठीक है, अब हम अगली ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। पहली यहाँ पर हमने ट्रांजैक्शन पास की डेबिट साइड के ऊपर कैश बुक में, वो है एस अनवर 25,375 रुपये की। ठीक है, अब ये एस अनवर की हम देखते हैं यहाँ पर किसी जगह पर आ रही है, इसका मतलब 25,375 रुपये बैंक वालों ने भी ट्रांजैक्शन की हुई है, तो ये भी हमारी ट्रांजैक्शन टैली कर रही है। दूसरी महमूद एच 31,310 रुपये से, अब महमूद एच यहाँ पर भी ट्रांजैक्शन आ रही है, इसका मतलब ये भी ठीक है। एस जाहिद 36,750 रुपये, अब एस जाहिद की इस जगह पर जो है पासबुक में कोई इसकी एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा एक शॉर्टफॉल है पासबुक के अंदर, यानी कि इसकी जो एंट्री वो है वो हमने की हुई है, कैश बुक में तो की हुई है लेकिन पासबुक में इसकी एंट्री नहीं है। अब हमने इस चीज़ को आगे देखना है कि ये कैसे होगी। फिर क्रेडिट साइड पर अगर हम चले जाते हैं तो रहमान एंड कंपनी को जो है 23,800 रुपये जो है, ठीक है, वो हमने यहाँ पर जो है पेमेंट की है। तो यहाँ पर जो है आप देखें कि 23,000 रहमान एंड कंपनी का यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ठीक है। ये
सलीम एंड सन्स जो है 14,250 रुपये यहाँ पर पेमेंट इसकी की जा रही है, तो सलीम एंड सन्स को यहाँ पर भी पेमेंट की जा रही है। एच शरीफ 18,300 रुपये जो है, तो एच शरीफ की यहाँ पर जो है इस जगह पर जो है बैंक में इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। इसका मतलब है हमने ये भी एक ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा की हुई है। अब हम जरा थोड़ा सा देखते हैं कि पासबुक के अंदर कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन हैं जो कि पास बैंक वालों ने की हैं और हमने नहीं की। सबसे पहले तो इसमें ये देखें, इंटरेस्ट जो है बैंक ने अदा किया है, ठीक है, हमें उसने जो है वो इंश्योरेंस अदा की है, हमें उसने डेबिट किया है, ठीक है, यानी कि हमारे कहने के ऊपर उसने इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा होगा, लेकिन हमने उसको किसी जगह पर जो है वो क्रेडिट नहीं किया। तो ये एक ट्रांजैक्शन है जो कि बैंक ने एक्स्ट्रा की हुई है। फिर इसी तरीके से बैंक चार्जेस हैं, ये बैंक ने काटे हैं, ठीक है, उसकी भी ट्रांजैक्शन हमारे पास नहीं है। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड जो है बैंक हमें जो है वो क्रेडिट कर रहा है, ठीक है, तो इसकी भी ट्रांजैक्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये 14,000 जो है इसका जो इंटरेस्ट जो है वो पेड किया जा रहा है स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत जो है, तो इसकी भी हमारे पास जो है वो कोई एंट्री नहीं है। तो 4 ऐसी ट्रांजैक्शन हैं जिनकी बैंक के पास एंट्रीज है, हमारे पास नहीं है, और 2 ऐसी ट्रांजैक्शन हैं जिनकी हमारे पास एंट्री है, बैंक में नहीं है। तो इन चीज़ों को हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक रिवाइज, सबसे पहले तो एक रिवाइज कैश बुक बनाएंगे। रिवाइज कैश बुक के अंदर क्या चीज़ होगी कि जो ट्रांजैक्शन जो हैं जो कि बैंक ने की हैं, ये चारों की चारों सबसे पहले तो हम रिवाइज कैश बुक के अंदर नोट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट जो है ये जो दूसरा जो 14,000 रुपये का बॉन्ड के ऊपर पे किया, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो बैंक चार्जेस बैंक ने काटे, इंश्योरेंस की पेमेंट बैंक ने की, तो ये चारों ट्रांजैक्शंस हमारे पास जो है वो अब रिवाइज कैश बुक हमने इसको बना लिया, यानी कि ये पोस्टिंग जो हमारे उनके पास थी हमारे पास नहीं थी, वो हमने अपनी कैश बुक में कर लेनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पोस्टिंग की तो ये हमारी कैश बुक जो है यहाँ तक अपडेट होगी। लेकिन अब इस कैश बुक के अंदर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि हमारे पास मौजूद हैं लेकिन बैंक के पास नहीं है। हमने रिवाइज कैश बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन की हैं जो कि बैंक के पास थी, यानी कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, हमने वो नहीं लिखा, बैंक ने इंटरेस्ट हमसे काटा, हमने वो नहीं लिखा, बैंक ने इंश्योरेंस पे की, हमने वो नहीं लिखी, बैंक ने बैंक चार्जेस काटे, हमने वो नहीं लिखे, ठीक है। तो ये 4 ऐसी ट्रांजैक्शन थी कि जो कि बैंक ने की थी लेकिन हमने नहीं की थी, ठीक है। हमने उनको क्या करना है कि जब हम रिवाइज्ड कैश बुक बनाते हैं तो उनके अंदर जो बैंक ने जो स्टेप लिए होते हैं वो हम उनको स्टेप्स को अपने पास भी अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी रिवाइज कैश बुक जो है वो बन जाती है, मुकम्मल हो जाती है। लेकिन अब इस रिवाइज कैश बुक के अंदर 2 ऐसी ट्रांजैक्शंस भी हैं जो कि हमने पहले जो हमारी ओरिजिनल जो कैश बुक हमने पहले वाली बनाई थी उसके अंदर जो है की थी। जैसे यहाँ पर ये देखें, एक एस जाहिद को जो हमने इससे वसूली की 36,750 रुपये, लेकिन बैंक ने उसको अपडेट नहीं किया हमारे अकाउंट को। फिर एस शरीफ को हमने जो पेमेंट की थी वो हमने पेमेंट कर दी लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट से उसको माइनस नहीं किया था। तो ये 2 ट्रांजैक्शंस के लिए फिर हम क्या करेंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, यानी कि हम अपने अकाउंट को बैंक के साथ रिकंसाइल करेंगे। अब उसके लिए हम ये आप देखें, सबसे पहली जो चीज़ जो है बैंक से जो हमने एक यहाँ पर ये जो इस जगह पर शरीफ को जो पेमेंट की थी, यानी कि हमने चेक इशू किया था, तो शरीफ को हमने डेबिट किया था और बैंक को हमने क्रेडिट किया था। तो यहाँ पर जो है हमने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमने जाहिद से जो पैसे लिए थे इस जगह पर जो है, ठीक है, वो हमने यहाँ पर इस जगह पर उसमें से माइनस कर दिए। तो ये हमारे पास जो है बैंक बैलेंस जो होता है, ये पासबुक जो बैंक के पास मेंटेन हो रही है
उनके साथ टैली कर जाता है। ठीक है, अब अगर हमने बैलेंस जो है, यही बैलेंस जो है इसको पासबुक के हिसाब से चलाकर इस चीज़ को अपडेट करना हो तो उसके लिए वही सेम जो चीज़ रिपीट की जाती है। मैंने आपको बताया कि जो ट्रांजैक्शन अगर हम डेबिट करते हैं तो बैंक उसका अपोजिट करता है। तो पीछे वाली जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई, इसमें हमने कैश बुक का बैलेंस लिया था और कैश बुक हमारे पास चूँकि बनती है, तो इस वजह से यहाँ पर जो बैलेंस था उसके मुताबिक हमने इस चीज़ को अपडेट किया, यानी कि हम अपने उसके मुताबिक बना रहे थे। तो कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस होता है डेबिट, तो यहाँ पर जो इसका बैलेंस था वो डेबिट था। अब हम इस चीज़ को बना रहे हैं, इसी बैंक रिकंसिलिएशन को पासबुक का बैलेंस लेकर बना रहे हैं। ठीक है, जो कि क्रेडिट बैलेंस है। तो अब जो ट्रांजैक्शन जो यहाँ पर इस वाली पीछे वाली जो ट्रांजैक्शन रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट थी उसमें जो ऐड हुई थी, वहाँ पर आगे वाले में इसको माइनस कर दिया जाएगा और जो यहाँ पर डिडक्ट हुई है ये इसको ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, यहाँ पर इसको माइनस कर दिया। अब स्टूडेंट एक चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए, वो क्या चीज़ है कि ये किस तरीके से ऐड हो रही हैं और किस तरीके से माइनस हो रही हैं। इसका कोई लॉजिक, कोई फार्मूला, कोई इसका कोई प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो अभी तो मैंने सिर्फ आपके सामने कि ये फॉर्मेट डिस्कस किया है। अब हम इसके आगे तरीक़ेकार को समझते हैं कि किस तरीके से ये जमा किया गया है और किस तरीके से ये माइनस की गई है। इसको हम आगे जाकर देखते हैं। सबसे पहले हम ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कि कॉजेज़ ऑफ डिसएग्रीमेंट क्या होती है, किस वजह से जो है वो कैश बुक में और पासबुक में फ़र्क पाया जाता है, उनके बैलेंसेस आपस में मैच नहीं करते। सबसे पहला हम इसमें जो कॉजेज़ होती है वो क्या है कि हमने एक चेक इशू कर दिया या किसी को हमने चेक उसको ड्रॉ कर दिया किसी क्रेडिटर को, लेकिन उसने क्या किया कि अभी तक बैंक में से जाके उसने पैसे नहीं लिए। तो इस वजह से भी हो सकता है कि हमने अपने अकाउंट से उतने पैसे निकाल दिए लेकिन बैंक के पास वो चेक लेकर ही नहीं गया, तो इस वजह से वो उन्होंने अपना अकाउंट हमारा अपडेट नहीं किया, तो इस वजह से भी डिसएग्रीमेंट पाया जाता है। दूसरा, चेक डिपॉजिट कर दिया हमने बैंक में। ठीक है, एक चेक हमने बैंक में जमा कराया लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हुआ, उस चेक के बदले में बैंक को जिसका चेक था हमने लेकर उसको दिया था उसके बदले में बैंक को पैसे वसूल नहीं हुए, तो उस चीज़ से भी डिसएग्रीमेंट पाया जाता है। फिर अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक, कोई ऐसा बंदा था जिससे आपने पैसे लेने थे तो उसने आपको पैसे डायरेक्टली देने की बजाय उसने आपके अकाउंट के अंदर डायरेक्ट पेमेंट भिजवा दी। ठीक है, जिसका आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी, तो इस वजह से आपने अपने पास उसको अपडेट नहीं किया, तो इस वजह से भी डिसएग्रीमेंट आ जाता है। फिर डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक ने, यानी कि आपने किसी कंपनी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अब वो इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको कोई प्रॉफिट या डिविडेंड वहाँ से मिला है और वो आपके अकाउंट के अंदर डायरेक्टली जमा हो गया है। ठीक है, तो इस वजह से भी डिसएग्रीमेंट आ जाएगा कि बैंक में पैसे ज़्यादा आपके अकाउंट में शो होंगे, आपके पास कम शो होंगे। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, आपने जो बैंक में जो पैसे रखे हुए हैं उसके ऊपर जो है बैंक ने आपको इंटरेस्ट जो है वो दिया है। ठीक है, आपके अकाउंट में आपको प्रॉफिट मिला है वहाँ से। ठीक है, तो इस वजह से भी डिसएग्रीमेंट आ जाता है कि अकाउंट वहाँ पर आपका ज़्यादा चार्ज शो होगा, बैलेंस जो है आपके पास कम शो होगा, आपने जो कि उसको अपडेट नहीं किया। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो बैंक ने अदा कर दिया आपके बिहाफ के ऊपर आपकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिली, आपने अपनी कैश बुक को अपडेट नहीं किया, तो इस वजह से भी आ जाता है। बैंक चार्जेस बैंक ने काटे हैं और इंटरेस्ट आप ओवरड्राफ्ट के ऊपर आपसे वसूल किया है लेकिन वो आपने अपने पास अपडेट नहीं किया, इस वजह से भी आ जाता है। फिर एक आखिरी जो चीज़ होती है वो होती है एरर्स या ओमिशन, यानी कि कोई गलती भी हो सकती है, इसके अंदर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है बल्कि कुछ ऐसा है कि आपने अमाउंट कोई लिखते वक्त गलती कर दी। ठीक है, या बैंक ने कोई गलती कर दी, या ऐसा है कि आपने कोई लिखते वक्त ट्रांजैक्शन वैसे ही भूल गए, आपको याद ही नहीं है कि ये वाली ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करनी है, तो ये जो चीज़ है जो पहले वाली गलती की है उसको हम एरर कहेंगे, जो दूसरे वाली जो भूल गए उसको हम ओमिशंस कहेंगे। ठीक है,
तो इन सारी वजूहात की वजह से आपकी जो कैश बुक है वो बैंक के पास जो आपका जो अकाउंट मेंटेन हो रहा होता है उसके बदले में जो एक पासबुक मेंटेन हो रही होती है वो आपस में टैली नहीं करती है। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारी उसमें जो है वो एक डिसएग्रीमेंट पाया जाता है। अब इस डिसएग्रीमेंट को हम कैसे ख़त्म करते हैं, वो हम ख़त्म करते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की मदद से। अब हमने पीछे इसके फॉर्मेट्स को भी डिस्कस किया और उसके हवाले से ज़रा थोड़ा सा देखा। अब हम इसका एक प्रोसीजर जो है वो डिस्कस करते हैं कि कैसे ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है, उसके लिए कौन से रूल्स या फॉर्मूले अडॉप्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या है इसका, जो है कि इसका ये एक फॉर्मेट है जिसमें एक सबसे पहले इसकी कारोबार की हेडिंग आ जाती है, फिर जो स्टेटमेंट आप बना रहे होते हैं और जिस पीरियड के लिए बना रहे होते हैं वो एक उसका फॉर्मेट है, उसकी एक प्रॉपर एक हेडिंग देते हैं आप। ठीक है, इसके अंदर आप साल या मंथ या जो भी आप बना रहे होते हैं वो इसमें आप रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंडली, on the bank statement, compare the company's list of issued check and deposit to the check shown on the statement to identify uncleared check and deposits in transit। ठीक है, जब हमारे पास हम बैंक स्टेटमेंट हम क्या करते हैं, हर महीने के एंड पर या किसी जिस पीरियड की हमने बनानी होती है उस पीरियड से मुतल्लिका हम स्टेटमेंट बैंक से मंगवाते हैं। ठीक है, अब उस स्टेटमेंट के अंदर हम हर ट्रांजैक्शन को वन बाय वन देखते हैं कि बैंक ने किस जगह पर हमें डेबिट किया है और किस जगह पर हमें क्रेडिट किया है, और हमने किस जगह पर डेबिट किया है और हमने किस जगह पर क्रेडिट किया है। इन सारी चीज़ों को आपस में मैच किया जाता है। ठीक है, मैच किया जाता है तो वहाँ से हमें फिर पता चलता है, आइडेंटिफाई होता है कि अनक्लियर्ड चेक कितने हैं और ऐसे चेक कितने हैं कि जो हमने डिपॉजिट करवाए लेकिन अभी तक जो है वो इन ट्रांजिट हैं, अभी तक उनके पैसे हमें हमारे अकाउंट के अंदर अपडेट नहीं हुए, हमें पैसे वसूल नहीं हुए। ठीक है, सेकेंडली, यूजिंग द कैश बैलेंस शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, हम कैश बैलेंस को जो है इस्तेमाल करते हुए बैंक स्टेटमेंट के ऊपर टॉप के ऊपर उसको शो करवा देते हैं, या पासबुक के बैलेंस को भी शो किया जा सकता है। ठीक है, पीछे वाली हमने उसके अंदर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर हमने देखा कि पहले हमने कैश बुक का बैलेंस लिया, फिर उसी चीज़ को हमने पासबुक के बैलेंस को लेते हुए सॉल्व किया। तो फिर हम क्या करते हैं, बैक एनी डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट, कि जितने हमने पैसे जो है वो बैंक में जो जमा करवाए होते हैं और वो अभी तक बैंक ने अपडेट नहीं किए, वो हमने अब दोबारा अपने उसके अंदर जो है वो बैक करते हैं, उसकी रिवर्स एंट्री पास करते हैं। डिडक्ट एनी आउटस्टैंडिंग चेक, जो है कि जो भी आउटस्टैंडिंग चेक जो होते हैं जिनकी पेमेंट आपने इशू की होती है वो आपको नहीं मिले होते, उन्होंने नहीं वसूल किए हुए होते। ठीक है, वो आप वहाँ से माइनस करते हैं। दिस विल प्रोवाइड द अनएडजस्टेड बैंक कैश बैलेंस। ठीक है, जिससे आपको एक एडजस्टेड बैंक कैश बैलेंस मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम क्या करते हैं, यूज द कंपनीज एंडिंग कैश बैलेंस, कंपनी का एंडिंग कैश बैलेंस इसमें इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर हम इंटरेस्ट अर्न्ड या नोट्स रिसीवेबल जो होते हैं उनको हम उसके अंदर लिखते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, जमा कर देते हैं, फिर उसमें से माइनस कर देते हैं एनी बैंक सर्विसेज फीस पेनल्टीज NSF यानी कि नॉन सफिशिएंट फंड्स वाले जो चेक्स होते हैं इनको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, आफ्टर reconciliation the adjusted bank balance should match with the company's ending adjusted cash balance। ठीक है, कि जिससे क्या होता है कि जो हमारा जो बैंक बैलेंस होता है वो मैच कर देता है कंपनी के उसके हवाले से। अब ये सारी एक चीज़ हमने डिस्कस की है, इसको करने के हवाले से एक जो है थोड़ा सा फार्मूला भी है छोटा सा। ठीक है, उस फार्मूले को अगर आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। सबसे पहला फार्मूला क्या है जी, कि राइट द बैलेंस ऑफ द कैश बुक और पासबुक ऑन द टॉप। ठीक है, हमने वही जो हमने पीछे यहाँ पर ये देखें
इस जगह पर जो हमने ये बैलेंस ले लिया या यहाँ पर जो हमने कैश बुक का बैलेंस ले लिया, तो इसको हमने टॉप के ऊपर ले लेना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्टेप ट्रांजैक्शन हुज टेकन डिपॉजिटर और बैंक अकाउंट, यानी कि फिर हमने क्या करना होता है, हमने ये देखना होता है कि अब स्टेप जो है वो ट्रांजैक्शन का किसने लिया है, यानी कि जो अब ऐसी ट्रांजैक्शन के जो हमने रिकॉर्ड की बैंक ने नहीं की, तो इसका मतलब है हमारा वो स्टेप था। फिर ऐसी कुछ ट्रांजैक्शन जो बैंक ने रिकॉर्ड की हमने नहीं की, तो इसका मतलब है ये वाला स्टेप किसने लिया, बैंक ने लिया। तो इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजैक्शन जो हुई है वो स्टेप किसका लिया हुआ है, ठीक है, वो बैंक ने लिया था या आपने लिया था, ठीक है। जब आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर पास द जर्नल एंट्री ऑफ दैट स्टेप ट्रांजैक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द कैश बुक डिपॉजिटर और पासबुक बैंकर, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये देखना है कि जिस बंदे ने स्टेप लिया है, अगर तो वो डिपॉजिटर है तो फिर आपने उस डिपॉजिटर के बिहाफ के ऊपर आपने अकाउंटेंट बनकर उसके अकाउंट्स के अंदर, उसकी बुक्स के अंदर आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। और अगर वो स्टेप जो है वो बैंक ने लिया है, यानी कि बैंक ने कोई बैंक चार्जेस काटे हैं, कोई उसने इंटरेस्ट आपसे काटा है या आपको कोई इंटरेस्ट दिया है या कोई डिविडेंड आपको दिया है, तो ये सारे स्टेप्स जो हैं ये बैंक ने लिए। तो आपने क्या करना है, बैंक का अकाउंटेंट बनना है और अज्यूम अपने आप को ये रखना है कि हाँ मैं एक बैंक का अकाउंटेंट हूँ और अगर बैंक में मैं ट्रांजैक्शन पास करूँगा तो किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करूँगा। तो आपने बैंक के अकाउंटेंट के बिहाफ के ऊपर, समझ लें बैंक के बिहाफ के ऊपर एक जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। फिर उस जर्नल एंट्री जो पास करेंगे उस जर्नल एंट्री को आपने रिवर्स कर देना है, उल्ट कर देना है। मसलन जिस जगह पर बैंक जो है वो डेबिट हो रहा है उसको आपने क्रेडिट कर देना है, और जिस जगह पर अगर आप बैंक के बिहाफ पे एंट्री पास कर रहे हैं तो बैंक ने आपको अगर डेबिट किया तो आपने अज्यूम करना है कि उसको क्रेडिट कर देना है, और बैंक ने अगर आपको क्रेडिट किया है तो आपने उसको डेबिट कर देना है। तो यानी कि क्या करना है कि पहले तो आपने सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करनी है जो असल एंट्री पास हुई थी पहले प्रीवियस, अब आपने उसको ख़त्म करना है। ये हम रिवर्स एंट्री क्यों पास करते हैं कि हमने पहले जो एंट्री एक गलत जो स्टेप लिया होता है, हम अब उस अपने गलत स्टेप को रिवर्स बैक करते हैं बैलेंस को टैली करने के लिए। हालांकि वो गलत स्टेप नहीं होता, बाज़ दफ़ा उसके अंदर जो है सिर्फ हम अपने बैलेंस को रिकनसाइल करने के लिए उस स्टेप को स्टेप बैक करते हैं, ठीक है, वापसी स्टेप लेते हैं। तो इस वापसी स्टेप लेने के लिए हम क्या करते हैं कि अपनी जो ट्रांजैक्शन हमने जो पास की होती है उस ट्रांजैक्शन को एक तरह से अज्यूम करते हैं कि हमने ये ख़त्म कर दी, उसको रिवर्स कर देते हैं। जब आप रिवर्स कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपने ये देखना है वहाँ पर कि बैंक ने, अगर आप तो डिपॉजिटर के बिहाफ पे आपने ट्रांजैक्शन पास कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि बैंक डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, और अगर आप जो है बैंकर के बिहाफ पे आप एंट्री पास कर रहे हैं तो उसमें आपने ये देखना है कि उसने डिपॉजिटर को डेबिट किया या क्रेडिट किया। फिर जब आप उसको उल्ट करेंगे तो वो डेबिट या क्रेडिट जो भी उसका निकलेगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, जो कैश बुक का बैलेंस आपने शुरू में जो टॉप के ऊपर जो कैश बुक का बैलेंस लिया या जो पासबुक का बैलेंस लिया है उसके साथ में आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब कैश बुक का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो होता है डेबिट, और पासबुक का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट। नॉर्मल बैलेंसेस से मुराद ये है कि ये दोनों ही फेवरेबल बैलेंस होते हैं डिपॉजिटर के लिए, ठीक है, यानी कि इनके अंदर फ़ायदा हो रहा होता है। यानी कि अगर आपका डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब आपकी जेब में पैसे हैं, और अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब आपकी जेब में कुछ नहीं है बल्कि आपका माइनस में जा रहा है, आपने उधार पकड़ कर लोगों से इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, लोन की शक्ल में आपने लोगों से कर्जा उठाया हुआ है और उससे आपने अपना खर्चा किया हुआ है, ठीक है, तो आपने एक्सेस पेमेंट्स की हुई हैं, तो वो आपके लिए फिर अनफेवरेबल होगा। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो फेवरेबल होगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो अनफेवरेबल होगा, ठीक है। अब आपने जो पीछे जो रिवर्स एंट्री की थी वहाँ पर जो डेबिट या क्रेडिट निकला था उसको आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने का ये नीचे मैंने एक फार्मूला दिया है
कि डेबिट को अगर हम डेबिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐड होगा, और अगर डेबिट को क्रेडिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब हम इसी चीज़ की एक आगे वाली इलस्ट्रेशन में थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है, ये हमने बैलेंस ले लिया, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बैंक स्टेटमेंट अपनी बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो यहाँ यहीं पे पहले तो हम इसको रिजॉल्व करते हैं कि ये हमने बैलेंस ले लिया। अब यहाँ पर ये देखें, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। तो जब हमने बैंक को चेक जो है बैंक में जमा करवाया तो हमने बैंक को क्या किया, डेबिट किया। ठीक है, बैंक को डेबिट किया। अब हमने ये स्टेप ले लिया, हमने लिया बेसिकली डिपॉजिटर ने स्टेप लिया, तो हमने उसी के बिहाफ पर एंट्री पास कर ली कि बैंक को हमने डेबिट किया। ठीक है, अब बैंक को जो डेबिट किया है, अब हमने इसकी रिवर्स एंट्री पास करनी है। तो बैंक को जो डेबिट किया था उसको हमने कर दिया क्रेडिट। क्रेडिट किया तो क्रेडिट को डेबिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये वाली पहले वाली ट्रांजैक्शन हमारी क्या है, माइनस हो जाएगी। दूसरी वाली ट्रांजैक्शन चेक इशू बट नॉट येट पेड। हमने किसी बंदे को चेक दिया है लेकिन अभी तक उसने बैंक में जमा नहीं करवाया या वहां से पैसे उसने नहीं लिए, उसकी अदायगी नहीं हुई है। तो जब हमने चेक इशू किया तो बैंक को हमने क्रेडिट किया था और जिसको इशू किया था उसको हमने डेबिट किया था। तो ये भी स्टेप चूंकि हमारा है, हमने इशू किया था, बैंक को पता भी नहीं है इस चीज़ का, तो ये स्टेप हमारा है। तो हमने एक जनरल एंट्री पास की कि क्रेडिटर अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया, ये हमारी ओरिजिनल एंट्री थी। अब हमने इस एंट्री का जब रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर जो बैंक को हमने क्रेडिट किया था इसको हम डेबिट करेंगे। तो इस डेबिट को ऊपर वाले डेबिट के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो एंट्री है हमारी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी तरीके से इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब ये बाय बैंक वो खुद से आपको बता रहा है कि ये स्टेप किसका है, बैंक का है, कि बैंक ने आपके अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट किया है। ठीक है, क्रेडिट किया है, ये स्टेप उन्होंने आपको खुद ही बता दिया कि उसने बैंक ने आपको क्रेडिट किया। तो इसका मतलब है कि स्टेप किसका था, बैंक का। तो अब आपने इसकी ट्रांजैक्शन का उल्ट किया तो क्रेडिट को आपने डेबिट कर दिया। डेबिट को जब डेबिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंट्री भी आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से बैंक चार्जेस जो हैं, बैंक चार्जेस जो हैं वो बैंक ने आपको डेबिट किया, ये देखिए यहाँ पर भी वो खुद ही बताया जा रहा है। तो इस डेबिट को जब उल्ट करेंगे तो उल्ट का क्या बनेगा, क्रेडिट बनेगा। क्रेडिट और डेबिट जो है इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, क्रेडिट और जब आप डेबिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये भी आपका माइनस होगा। ठीक है ना, तो ये वाली एंट्री जो है आपकी ये भी माइनस हो जाएगी। सही है, अब हम आगे इसको फॉर्मल वे में देखते हैं कि स्टेटमेंट हमने कैसे बनाई है। ये देखें, यहाँ पर जो पहले वाली जो है बैंक चार्जेस ये भी माइनस हो रहा है और चेक डिपॉजिट जो हमने किया था पीछे वो भी माइनस हो रहा है। ये देखें यहाँ भी ये माइनस, और ये जो चेक डिपॉजिट करवाया था ये हमने माइनस किया। ठीक है, इस जगह पर ये देख लेना। ठीक है, अब आगे जो है यहाँ पर जो है चेक इशू बट नॉट येट पेड। ठीक है, ये हमने क्या किया था, दोनों को पीछे ऐड किया था। ये देखें यहाँ पर चेक इशू ये भी ऐड किया है और जो इंटरेस्ट जो था वो भी हमने ऐड किया। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों ऐड हो गए। ऊपर ये उसकी जो हमने हेडिंग बनाना सीखी वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये जो सब कैलकुलेशन का कॉलम बन गया, ये एक टोटल कैलकुलेशन का कॉलम बन गया। तो ये सिंपल जो हमारे पास जो बैलेंस निकलेगा वो यहाँ पर बैंक के साथ मैच कर रहा होगा, पासबुक का बैलेंस निकलेगा। अब अगर हम पासबुक का बैलेंस यहाँ पर टॉप के ऊपर लें इस जगह पर और इसके मुताबिक बनाएं तो ये देखें यहाँ पर जो चीज़ें वहाँ पर पीछे वाली ट्रांजैक्शन में यहाँ पर जो माइनस हुई हैं वो वहाँ पर ऐड हो जाएंगी, और ये जो ऐड यहाँ पे हो रही है ये यहाँ पर माइनस हो जाएगी। तो ये देखें ये माइनस हो रही है, ये ऐड हो रही है, और ये बैलेंस हमारे पास निकल रहा है कैश बुक के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, एक टॉपिक है, इजी है, सिर्फ ट्रिक्स इस्तेमाल करने हैं और इनको आपने समझना है। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, बिजनेस की जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इससे हम जो है अपने जो डिसएग्रीमेंट जो हमारा बैंक के साथ में पाया जाता है उस चीज़ को हम कैसे ख़त्म करते हैं, उन चीज़ों को साथ को हम डिटेल से
देखते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप लोग स्टूडेंट जो है वो डिटेल से स्टडी करें। अगर कोई किसी जगह पे कोई कंफ्यूजन रह गई है तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दिल लगा के स्टडी करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।